हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एस्पिरेंट्स जर्नी। सो ये है हमारा मैथ एप्टीट्यूड का फार्मूला सीरीज़ और जो नेक्स्ट चैप्टर इसमें हम करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैथ एप्टीट्यूड के लिए एंड ये थोड़ा टफ भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, इजी भी क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे फार्मूलाज इसमें आते हैं, नंबर से रिगार्डिंग जितने भी फार्मूलाज हैं ना वो इसमें डील किए जाते हैं। ठीक, तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है एक्स वाई। कोई एक नंबर है एक्स वाई, इसको कैसे लिखा जा सकता है नंबर सिस्टम के वैल्यू में। तो एक्स वाई के लिए क्या करेंगे कि जो 10th पोजीशन पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो यूनिट पोजीशन पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही 2 डिजिट नंबर लिखने का तरीका है। सिमिलरली 3 डिजिट लिखने का तरीका क्या है कि जो 100 प्लेस पे है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो 10th पे है उसको 10 से, और जो जेड है वो यूनिट प्लेस पे है तो इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे ही हम सो ऑन 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर को लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 3। इसमें बोला गया है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना वो नेचुरल नंबर होते हैं, मीन्स 1 2 3 एंड सो ऑन। ये 1 से स्टार्ट होता है एंड चलता जाता है और इसमें सिर्फ इंटीजर को काउंट करते हैं, डेसिमल वैल्यू को नहीं। अब जो होल नंबर है वो क्या होता है, तो अगर नेचुरल नंबर में जीरो को भी ले लिया जाए तो वो होल नंबर बन जाता है। निगेटिव नंबर इसमें नहीं आता। जीरो से लेकर सारे इंटीजर्स जो है पॉजिटिव में उसको होल नंबर बोलते हैं। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है कि जो भी पॉइंट में वैल्यू ना हो, डेसिमल फ्रैक्शन में वैल्यू ना हो, उसको इंटीजर बोलते हैं। इसमें निगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं और जीरो भी आता है। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू हो जाएंगे। ठीक, प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जो कि खुद से और एक से डिवाइड हो। तो मान लो कोई नंबर है जैसे 2, तो ये किससे डिवाइड है, 1 इसका एक फैक्टर है एंड 2 नंबर इटसेल्फ, तो इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। और 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, साथ में 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, राइट। 2 एक इवन नंबर है और साथ में एक प्राइम नंबर है। इसके बाद कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम नंबर हो। अब उसी कंसेप्ट पे क्या है कि को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, तो को प्राइम नंबर दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका HCF 1 हो, HCF अगर निकाले तो 1 हो। इसका मतलब कि वो खुद से डिवाइड, एक दूसरे से डिवाइड ना हो। जैसे एग्जांपल में ले लो कि 5 और 7, तो 5 7 एक ऐसे नंबर से जो कि एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं, तो इन्हें को प्राइम नंबर बोला जा सकता है। अब इसमें 5 7 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों प्राइम नंबर ही होने चाहिए। जैसे 8 और 9 को ले लो, 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, पर 8 9 जो कम्बिनेशन है वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करता, तो इसे को प्राइम नंबर बोलेंगे। अब देखो ट्विन प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर ऐसे नंबर होगा ना जो कि प्राइम भी हो और साथ में उनका डिफरेंस 2 हो। तो 8 9 ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, पर 5 7 ट्विन प्राइम नंबर है। तो ट्विन प्राइम नंबर का सिंपल सा डिफिनीशन होता है कि दो नंबर जो कि खुद में प्राइम हो और साथ में उनके बीच का जो डिफरेंस हो ना वो 2 हो। तो 5 और 7 का डिफरेंस क्या है, 2 है। 5 क्या है, प्राइम है, और 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसे ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, राइट। ये सब डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में बस लिख दिया रहेगा कि ट्विन प्राइम नंबर और आपको कंसेप्ट पता रहेगा कि ट्विन प्राइम नंबर होता क्या है, तो फिर उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर सकते हो, राइट। 8 नंबर क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं कि जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, कोई भी नंबर जिसमें कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि 8 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, तो एक तो 1, उसके बाद 2 से डिवाइड होगा 8, फिर 4 से डिवाइड होगा और सिर्फ 8 से डिवाइड होगा, तो इसके 4 फैक्टर है टोटल, राइट। तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जिसके 2 फैक्टर होते हैं जैसे कि 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वो क्या होता है, वो प्राइम नंबर होता है। अब जो 9th नंबर है वो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का डिफिनीशन होता है कि ये P/Q के फॉर्म में होता है। Q जिसमें कि जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर Q जीरो के इक्वल मतलब डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो नंबर इन्फिनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। जैसे एग्जांपल में ले लो 1/2 3/2 एंड सो ऑन, तो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर हुए, ठीक। अब जो हमारा 10th पॉइंट है वो है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब कि जो डेसिमल के बाद एंड हो जाए, राइट, उनका एक एंड आए। जैसे कि यहाँ पर हमने रैशनल नंबर भी बोला, 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0.5, तो 5 पे ये एंड हो गया, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं आएगी। पर
जो इरेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेट नहीं होते हैं, जैसे कि पाई की वैल्यू बढ़ते जाती है, 3.141 के बाद भी बहुत सारी वैल्यू आते जाएंगी, आप इन्फिनाइट तक जाओगे, इसकी वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, तो ये इरेशनल नंबर हुआ। जैसे √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जैसे 1.414 चलता जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा, तो ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो 11th नंबर है, इसमें है परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं। मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि द एज ऑफ सन इज ए परफेक्ट नंबर लेस देन 10, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि परफेक्ट नंबर होता क्या है, तो आप वो एज ऑफ सन निकाल नहीं पाओगे। और आपको परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन पता होगा कि सम ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ, इसका मतलब कि जो नंबर है उसका फैक्टर निकालो और उसके फैक्टर को सम करोगे ना तो वो नंबर वापस से आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो 6, तो 6 के फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा और फिर 3 होगा, इन दोनों को ऐड भी करोगे ना, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि नंबर इटसेल्फ आ जा रहा है, तो ये क्या हुआ, एक परफेक्ट नंबर हो गया, राइट। तो ऐसे हम परफेक्ट नंबर को डिफाइन कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो 12 नंबर है, वो है 0.356969, ऐसी वैल्यू आ रही है, मतलब 696969 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसे कैसे लिखते हो, तो इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है 0.35 और जो नंबर बार बार रिपीट मोड पे आ रहा है उसके ऊपर बार लगा दोगे या 2 डॉट लगा दोगे, या तो बार लगा दो या 2 डॉट लगा दो, तो कहीं भी 2 डॉट लगा रहे या फिर बार लगा रहा है तो आप समझो कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, अब देखो मान लो कोई नंबर है 0.xy बार, तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, तो 0.xy बार ऐसे है ना, तो इसको लिखने का तरीका है कि xy में 99। ठीक, जैसे मान लो 0.34 बार है, तो इसको फ्रैक्शन में मैं कैसे लिखूंगा, तो 34 में 99, ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। ठीक, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा 14 नंबर है, इसमें है कि 0.x और सिर्फ y पे बार है, इसमें x y दोनों पे बार था, इसमें सिर्फ y पे बार है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है कि एक्स वाई जो ये नंबर है इसको लिख लो, इसमें से x को माइनस करो, जिस पे बार नहीं लगा है उसको माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 90 से। मान लो कि 0.3 और 4 पे बार है, तो आप क्या करोगे, पहले तो एक्स वाई ये दोनों को लिखोगे, 34 माइनस करोगे जिस पे बार नहीं लगाया, मीन्स 3 माइनस कर दोगे, डिवाइड करोगे 99 से नहीं, 9 और 0 से, 90 से डिवाइड करोगे, तो ये क्या हो गया 31/90 हमारी वैल्यू आई इसकी। ठीक, तो ऐसे हम एक्स वाई बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो 15 नंबर, इसमें है कि x.yz बार, तो इसमें क्या है ना कि 0 नहीं है, 0 की जगह यहाँ भी कुछ वैल्यू है और yz बार है, तो इसमें कैसे लिखोगे, तो इसमें ऐसे लिखते हैं कि एक्स वाई जेड को टोटल लिख देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे जिस पे बार नहीं लगा है, तो x बचा ना जिस पे बार नहीं लगा है, और डिवाइड कर देंगे जो दोनों पे बार लगा है, तो 2 पे बार लगा है तो 99 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 1 पे बार लगा था तो आपने देखा कि 90 से डिवाइड किया था हमने, यहाँ डबल पे बार लगा था पॉइंट के बाद तो 99 से, और इधर भी वही करेंगे, डबल पे बार लगा है पॉइंट के बाद तो ये 99 से डिवाइड होगा। एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि 1.34 बार है, तो इसको कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले तो 134 लिख लो, एक्स वाई जेड को लिख लो, माइनस कर दो इसमें से x जिस पे बार नहीं लगा है 1, और डिवाइड कर लो पॉइंट के बाद 2 पे बार लगा है तो 99 से, ये कितना हुआ हमारा 133 में 99, तो फ्रैक्शन में आ गया, ऐसे लिखते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 16, इसमें है कि चेक ऑफ प्राइम नंबर, कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है आप उसको कैसे चेक करोगे, तो मैंने एग्जांपल लिया, मान लो 137 है, 137 प्राइम है कि नहीं कैसे चेक करोगे, तो या तो आप इसको डिवाइड करो बार बार नंबर से और देखो कि ये डिवाइड हो पा रहा है या नहीं, तभी चेक कर पाओगे। तो मान लो मैंने 2 से डिवाइड किया तो नहीं होगा, 3 से 7, 3, 10, 1, 11 तो नहीं होने वाला, 4 से नहीं होने वाला, 6 से नहीं होने वाला, 5 से नहीं होने वाला, ऐसे 7 से डिवाइड करो, 9 से, 11 से, ऐसे करके आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मान लो ये बहुत बड़ा नंबर है तो आप बार बार डिवाइड ही करते जाओगे, इससे ईजी है कि आप परफेक्ट स्क्वायर एक फाइंड करो। 137 है तो इससे जस्ट बड़ा वाला एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करो, तो इस 137 से बड़ा जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 144 है जो कि 12 का होता है। ठीक, अब 144 का फैक्टर निकाल लो आप, तो 144 का फैक्टर क्या होता है यार, 12 का स्क्वायर होता है, ये तो 3 × 4 का स्क्वायर, इसका मतलब कि फैक्टर क्या आया 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये है हमारा 144 का फैक्टर, 1, 2, 3, 4 एंड 9। तो अगर ये फैक्टर से ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है 137,
तब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और अगर ये 137 इन फैक्टर्स से नहीं डिवाइड होता है तो ये प्राइम नंबर होगा। तो 137 इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी फैक्टर ऑफ 12। 12 के कोई भी, ये 12 के कोई भी फैक्टर से 137 डिवाइड नहीं होने वाला। सो 137 इज़ प्राइम नंबर। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। 17 नंबर जो पॉइंट है इसमें वो है कि n फैक्टोरियल क्या होता है। तो n फैक्टोरियल ऑलवेज याद रखो ना, कोई भी फैक्टोरियल जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, निगेटिव फैक्टोरियल कभी नहीं होता। फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव होता है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये फैक्टोरियल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। सिमिलरली अगर मॉडुलस ऑफ एक्स दिया है तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब होता है कि कोई नंबर होगा जो कि अंडर रूट में होगा और वो स्क्वायर होगा, तब वो मॉड बाहर आया, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, हमेशा पॉजिटिव होता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, न कि निगेटिव होता है। तो मॉडुलस एक्स वही होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 19, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है? तो इसका डिनोटेशन ऐसा होता है कि जो बिग ब्रैकेट है उसके बीच में वो नंबर रहेगा। याद रखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये हमेशा इंटीजर होता है, ठीक। इसकी वैल्यू जो भी इसके अंदर आएगी ना, उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑलवेज एक इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक। और जो वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन के बाहर वाली जो वैल्यू हम निकालेंगे इक्वल टू करके, वो हमेशा उस नंबर से, जो ये नंबर अंदर में रहेगा, उससे लेस देन होगा या उसके इक्वल होगा। चलो एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो कि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछ रखा है, तो हमने पढ़ा कि या तो लेस देन या इक्वल टू होगा। इक्वल टू कब होता है? अगर नंबर ब्रैकेट के अंदर वाली नंबर अगर इंटीजर है तो वही वैल्यू बाहर आ जाती है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू अगर पॉइंट में है तो उससे लेस देन लेते हैं। अब हमेशा याद रखो, नाम तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकिन लेस देन वाली वैल्यू आती है। जैसे कि 1 का क्या हुआ? 1, क्योंकि ये इंटीजर है। 2 इंटीजर है तो इसका 2 आया। लेकिन 1.5 का क्या होगा? तो 1.5 इंटीजर नहीं है, इसका मतलब कि इसका इंटीजर वैल्यू नहीं, इंटीजर वैल्यू आएगी लेकिन 1.5 नहीं आएगी, इससे लेस देन। तो 1.5 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है? 1 होता है, तो 1। 0 का 0 1.99 है, तो आपको लग रहा है कि ये 2 के करीब है तो इसे 2 लिख दोगे, लेकिन 2 ये नहीं होता है, ये ऑलवेज लेस देन। जो वैल्यू अंदर में रहेगा ना, उससे हमेशा छोटी वैल्यू आनी चाहिए और वो वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। तो 1.99 की सब जस्ट छोटी वैल्यू जो कि इंटीजर हो वो क्या है? 1 है। तो ये इसका वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा। सिमिलरली माइनस में अगर हो 1.2, तो 1.2 से छोटा इंटीजर क्या होता है? तो -2 होता है, ना कि -1 होता है। -1 तो बड़ा इंटीजर हो गया, -2 छोटा इंटीजर हुआ, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऐसे निकालते हैं। अब जो हमारा 20 नंबर पॉइंट है वो है कि एक फार्मूला है a² + b² + c² - ab - bc - a। ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देखा होगा, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। मतलब ये साइक्लिक चलता है, a b c ऐसे है, तो a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर, और उसका 1/2 कर देते हैं। अगर आप इसको खोल के देखोगे तो ये 2 बार सारे वैल्यू आएंगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी a² + b² + c² - ab - bc - c है, ठीक। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 21। इसमें बोल रखा है कि एक जो पोलिनोमियल है दो, जो कि px/gx के टर्म में है, gx की जो फॉर्म है वो x - a के फॉर्म में है। तो इसमें पूछ रखा है कि जो इक्वेशन है इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? p ऑफ a। मतलब कि जो gx है ना, उसका जो x - a के फॉर्म में वो a p में डाल दोगे तो आप वही रिमाइंडर पाओगे। एग्जाम्पल अगर लेते हैं, मान लो एक पोलिनोमियल है x² - 5x + 6 के फॉर्म में, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ x - 1 से, और पूछ रहा हूँ कि इसका आप रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर क्या होगा? तो आप कैसे निकालोगे? तो जो ये 1 है ना, इसको आप डाल दो इस इक्वेशन में, तो क्या होगा? 1 - 5 + 6, 6 + 1 = 7, 7 - 5 = 2। मीन्स जो रिमाइंडर होगा इसका वो 2 होगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे रिमाइंडर निकाल सकते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 22। इसमें बोल रखा है कि मान लो कोई नंबर है जो इस फॉर्म में है a⁴n डिवाइडेड बाई a - 1, तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 होता है। बहुत सारे क्वेश्चन में ना रिमाइंडर पूछते हैं कि कोई वैल्यू दे दी रहेगी और पूछेगी कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो ऐसे फॉर्म में अगर नंबर हो तो याद रखो कि रिमाइंडर 1 होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो कि कोई नंबर है 37, राइट। इसका पावर मैंने दे दिया 2099, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और डिवाइड कर दिया मैंने इसको 36 से। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसका रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर क्या होगा? तो आप कैसे निकालोगे? आपको अगर ये पता नहीं है ना, ये कंसेप्ट कि रिमाइंडर इसका इस फॉर्म में रहे, तो आप देखो कि 37 है और नीचे 36 है, मीन्स ऊपर एक वैल्यू है जो कि a है
उसका पावर कोई n है और नीचे में जो वैल्यू है वो a-1 है, 37 से एक छोटी वैल्यू है, तो इसका रिमाइंडर चाहे ये पावर कुछ भी हो, 2099 कुछ भी हो, ये जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज रिमाइंडर 1 आएगी। ठीक, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, मान लो a⁴n डिवाइडेड बाई a+1 है, यहाँ a-1 है, मीन्स a से एक छोटी वैल्यू थी, अगर a से बड़ी वैल्यू रहेगी तो आप क्या निकालोगे। तो इसमें दो कंडीशन है, अगर जो पावर है वो ऑड हुआ तो रिमाइंडर जो नंबर है वो सेल्फ हो जाता है, और जो पावर इवन हुआ तो जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। देखो मान लो कि ये 37 है और 37 टू द पावर 2099 है, राइट। और इस केस में जो नीचे वाली वैल्यू है वो a+1 है, मीन्स 38 है। तो आप बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं है तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि यार ये पावर कैसे खोले, फिर नीचे में 38 डिवाइड करो, रिमाइंडर फाइंड करो। तो सिंपल सा इसका कंसेप्ट यही है कि अगर नीचे आप देख रहे हो कि ये वैल्यू किस में है, मान लो 37a है तो नीचे वाली वैल्यू a+1 है, राइट। और यहाँ पर पावर दिख रहा है ना, ये ऑड है, तो अगर पावर ऑड हुआ और नीचे वाली वैल्यू जो a+1 के टर्म में होगी तो जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज जो नंबर इज सेल्फ होगा इज इक्वल टू 37, ये हमारा रिमाइंडर रहेगा। ठीक, अब मान लो कि यही पावर मैंने ऑड से इवन कर दिया, मीन्स 2098 हो गया। मान लो ये पावर क्या हुआ, 2098 हो गया। तो आप क्या करोगे, तो आपको दिख रहा है कि ये a है, a+1 के फॉर्म में है, a/a+1, एंड ये जो है वो इवन है। अगर इवन है तो इस केस में जो रिमाइंडर आता है वो ऑलवेज 1 के इक्वल आता है। ठीक, तो इवन है तो रिमाइंडर 1 होगा, और अगर ऑड है पावर तो रिमाइंडर वो नंबर इस सेल्फ हो जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 24 नंबर, इसमें दे रखा है कि a³ + b³ + c³ - 3abc इस फॉर्म में कोई नंबर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca। और आपने इसका तो ऑलरेडी पढ़ रखा है कि a² + b² + c² इसका वैल्यू क्या होता है। तो ये होता है 1/2, और साइक्लिक में जो चल रहा था a - b² + b - c² + c - a²। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a + b + c इंटू 1/2, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ये साइक्लिक ऑर्डर में जो नंबर होता है। तो ये फार्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं। 25 नंबर में बोल रखा है कि 1 + 2 + 3 + n, मतलब 1 से लेकर सारे नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला क्या होता है। तो n × n + 1/2 ये हमारा फार्मूला होता है, जो कि n जो होगा वो लास्ट वाला नंबर होगा। मान लो 10 तक पूछ रखा है तो यहाँ पर 10 वैल्यू ले लेंगे, 10 × 11/2। अब नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है। तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, n × 2n + 1 × n + 1/6। n जो सिमिलरली n जो होगा वो लास्ट वाली वैल्यू होगी। क्यूब अगर कर ले नेचुरल नंबर का तो उसका क्या होता है, तो सिंपल सा है कि जो सम था ना नेचुरल नंबर के उसका स्क्वायर कर दो टोटल का, वही हमारा क्यूब का स्क्वायर होता है, यानी कि n × n + 1/2 का होल स्क्वायर कर दो। 28 नंबर जो है वो डिविजिबिलिटी के रिगार्डिंग है। अगर 6 की डिविजिबिलिटी देखें तो कोई भी नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा, राइट। अगर 8 का पूछा हो तो लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल बाई 8 होगा, याद रखना लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि दे रखा है 1 2 3 4 एंड 8 2 4। तो इसको बताओ कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं, 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप देखो कि लास्ट का जो ये 3 डिजिट है ना वो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 से अगर डिवाइड करें तो 1 0 एंड 3, यस डिवाइड हो रहा है, इसलिए डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड होगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी ऐसे चेक करते हैं। अगर 9 का चेक करना हो तो सम जो होगा वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से, मतलब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी भी तो यही होती है कि सम डिवाइड होना चाहिए, सेम गोज फॉर 9। 11 के लिए क्या करते हैं, 11 के लिए मान लो 4 डिजिट नंबर है ABCD, तो उसमें चेक करेंगे अगर A + C मीन्स जो स्टार्टिंग के अल्टरनेट नंबर है उसमें से माइनस कर देंगे जो सेकेंड अल्टरनेट नंबर है B + D को, और अगर वो 11 से डिवाइड हो तो वो टोटल नंबर 11 से डिवाइड होगा। 12 के लिए कैसे चेक करेंगे, तो वो नंबर 4 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, वो 12 से भी डिवाइड होगा। 14 के लिए 7 और 2 से डिवाइड होना चाहिए, वो 14 से भी डिवाइड होगा। 15 के लिए 3 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, वो 15 से भी डिवाइड होगा। अब फैक्टर देखो ना, 3 और 5 इसका फैक्टर है, 14 का 7 और 2 फैक्टर है, 12 का 4 और 3 फैक्टर है। सिमिलरली यहाँ हमने देखा 6 का 2 और 3 फैक्टर है, तो ऐसे जा रहा।
16 के लिए क्या करेंगे कि लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड होगा तो वो टोटल नंबर 16 से डिवाइड होगा। हमने देखा कि 8 में लास्ट 3 डिजिट और 4 का डिविजिबिलिटी आपको पता है कि 4 का डिविजिबिलिटी वो होता है कि लास्ट का 2 डिजिट। तो 4 के डिविजिबिलिटी में लास्ट 2 डिजिट, 8 के डिविजिबिलिटी में लास्ट 3 डिजिट और 16 के डिविजिबिलिटी में लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो तो वो नंबर टोटल 16 से डिवाइड होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। बस चेक कर लो कि लास्ट का 4 डिजिट डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जो पॉइंट नंबर 30 है वो है ऑस्कुलेटर मेथड। ऑस्कुलेटर मेथड क्या है? मान लो ABC कोई नंबर दे रखा है, इसमें बोला है कि ऑस्कुलेटर बाई 2, तो आप कैसे वैल्यू इसका निकालोगे? तो आप ऐसे करोगे कि AB जो स्टार्टिंग का 2 डिजिट ले लो और प्लस माइनस 2C। ऑस्कुलेटर का मतलब यही होता है कि ऑस्कुलेटर बाई 2 दे रखा है तो 2 को प्लस माइनस करके और C से मल्टीप्लाई कर दोगे। एग्जाम्पल में ले लो, मान लो कि 1 2 3 इसका पूछ रखा है कि ऑस्कुलेटर बाई 2 तो आप क्या करोगे? स्टार्टिंग का 2 नंबर लोगे, AB मतलब 1 2 प्लस माइनस करोगे और ऑस्कुलेटर बाई 2 है तो 2 इंटू C क्या है 3, 2 इंटू 3 तो ये क्या हुआ 12 प्लस माइनस 6। इसका मतलब कि या तो 18 या तो 6। ये है ऑस्कुलेटर बाई 2। ऑस्कुलेटर बाई 4 का मतलब क्या होता है कि AB प्लस माइनस 4C। सिमिलरली हम जैसे 2C में करते हैं यहाँ पर 4C से कर देंगे। जो 31 नंबर है वो है कि 7 फॉलो निगेटिव ऑस्कुलेटर 2। मीन्स 7 का डिविजिबिलिटी ना निगेटिव ऑस्कुलेटर 2 फॉलो करता है। मान लो ABC डिवाइड बाई 7 अगर पूछ रखा है तो इसका मतलब हुआ कि ये निगेटिव ऑस्कुलेटर फॉलो करेगा। मतलब AB माइनस का 2C, निगेटिव का मतलब कि माइनस वाली वैल्यू लेंगे और ऑस्कुलेटर 2 का मतलब कि 2C में 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइड करेंगे 7 से। अगर ये डिविजिबल हुआ तो ये 7 से नंबर डिवाइड होगा, ABC 7 से डिवाइड होगा। ठीक। 13 फॉलो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 4। मीन्स 13 बोल रखा है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो मैंने 2 स्टेटमेंट फ्रेम किया कि द नंबर 7 फॉलो निगेटिव ऑस्कुलेटर 2 एंड द नंबर 13 फॉलो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 4। अब बताओ ये सही है या गलत है? तो आप इसको कैसे, आपको पता नहीं रहेगा तो आप कैसे ट्रू और फॉल्स डिटरमाइन करोगे? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ 13 फॉलो करता है पॉजिटिव ऑस्कुलेटर और 4 को फॉलो करता है और 7 जो है वो निगेटिव ऑस्कुलेटर 2 को फॉलो करता है। 13 में 4 डिजिट नंबर लेते हैं 13। निगेटिव ऑस्कुलेटर पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 4 का मतलब होता है कि ABC स्टार्टिंग का 3 डिजिट ले लो, मीन्स लास्ट में एक डिजिट को छोड़ना है जो कि मल्टीप्लाई होगा जो भी ऑस्कुलेटर पूछ रखा है उससे। एंड पॉजिटिव है तो प्लस कर देंगे, निगेटिव है तो माइनस कर देंगे। यहाँ पर ABC प्लस 4D बाई 13 अगर डिवाइड हो रहा है मीन्स ABCD टोटल 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक। जो 32nd नंबर है वो है, मान लो एक नंबर है ABCDEFC, ये टोटल 7 डिजिट नंबर है। इसको हमने ब्रेक डाउन किया EFG फिर BCD और फिर जो बचा A। अब देखो इसमें क्या है कि 7 और 13 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो आप कैसे चेक करोगे? पहले आप जो A और EFG को ऐड करोगे, EFG को ऐड करोगे, उसमें माइनस कर दोगे जो बीच वाला बचा BCD को। अगर वो 7 और 13 से डिवाइड हो रहा है तो मीन्स पूरा नंबर डिवाइड होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है 33। इसमें बोल रहा है कि 1 + x टू द पावर n डिवाइडेड बाई x एक इस फॉर्म में कोई नंबर है तो इसका रिमाइंडर पूछ रखा है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कैसे बनाओगे? तो ऑलवेज याद रखो कि अगर इस फॉर्म में नंबर होगा तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा। मान लो एक क्वेश्चन है कि 1 + x टू द पावर 21 22 डिवाइडेड बाई x, इसका रिमाइंडर आप बताओ। तो आप कैसे चेक करोगे इसको? तो सिंपल सा बात है कि रिमाइंडर इसका ऑलवेज 1 होता है। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 34 नंबर। इसमें बोल रहा है कि x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अगर n इवन बिलोंग करता है तो ये डिविजिबल होगा ऑलवेज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से। ये एक कंसेप्ट है, आप याद रखो। मान लो x का पावर 12 माइनस का कोई नंबर है 12 का पावर 12 ऐसे दे रखा है, तो हमें पता होना चाहिए कि जब 12 ये ऑड है ना, सॉरी 12 ये इवन है, तो 12 इवन है, इसका मतलब कि ये नंबर हमेशा डिवाइड होगा किससे? एक्स स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर से। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर माइनस 144 से। ये ऑलवेज इससे डिवाइड होगा। तो ये ऑप्शन में दे रखा रहेगा ये वैल्यू और बताएगा कि डिवाइड होगा इससे कि नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिवाइड दिस नंबर। सो ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आप चेक कर सकते हो। अगर वही वैल्यू x टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n है, यहाँ पर माइनस a टू दी पावर n था, यहाँ प्लस था, और n जो है यहाँ ऑड से बिलोंग करता है, n यहाँ ऑड है इवन नहीं है, तो ये ऑलवेज डिवाइड होगा किससे? x प्लस a से। मान लो x टू दी पावर 33 प्लस कोई नंबर है, मान लो 24 टू दी पावर 33,
ये किससे डिवाइड होगा। तो देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो नंबर 33 है ये क्या है, ऑड है, ठीक। तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है ना ये ऑलवेज x प्लस ए से डिवाइड होगा। x क्या है, x प्लस 24 मीन्स x प्लस 24 से हमेशा ये नंबर डिवाइड होगा, राइट। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको ये कंसेप्ट पता होगा तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि x प्लस 24 एक फैक्टर है इसका। मीन्स अगर ये वैल्यू एक फैक्टर है तो x इज इक्वल टू -24 हो सकता है अगर इज इक्वल टू 0 करके कोई। मीन्स क्वेश्चन ऐसे आए रहेंगे, आपको फैक्टर पता होगा तो वो फैक्टर डाल के आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। कोई अननोन वैल्यू दिया रहेगा उसको निकालना होगा, कोई के कांस्टेंट दिया होगा उसकी वैल्यू निकालनी होगी। अगर आपको फैक्टर पता हो गया ना, पोलिनोमियल में तो फैक्टर ही मेन होता है, आपको फैक्टर पता होना चाहिए। फैक्टर अगर पता हो गया, जीरोज पता हो गए उस पोलिनोमियल इक्वेशन का, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो उसके। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है 36, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। इसमें बोल रखा है कि x टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, तो रिमाइंडर ऑलवेज 1 होता है। ये हमने पहले भी देखा कि कोई भी वैल्यू है अगर उसका पावर n है और उसमें एक नीचे ऐड हो जा रहा है तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, ठीक। सो ये टोटल 36 फार्मूलाज थे जो कि नंबर सिस्टम में थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और कंसेप्ट थे जिन्हें हमें दिमाग में रखना होता है, हमें याद करके रखना होता है, तभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ये कंसेप्ट बेसिक है, समझो मैथ के एप्टीट्यूड के लिए सबसे बेसिक जो कंसेप्ट्स है वो नंबर सिस्टम में ही आता है, और सबसे कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन बनते हैं वो नंबर सिस्टम से ही बनते हैं। तो आप इन कंसेप्ट्स को, इन फार्मूलाज को याद करो, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहाँ फंसो वापस से फार्मूला पे आओ, देखो और देखो कि इन फार्मूलाज को कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होंगे, इनडायरेक्टली अप्लाई होते हैं क्वेश्चन में। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फार्मूलाज को रिवाइज करोगे तो आपको दिखने लगेगा कि फार्मूलाज कैसे अप्लाई करना है। आई होप आपको ये सारा फार्मूला समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में जिसमें कि मैं एलसीएम और एचसीएफ के रिगार्डिंग बताऊँगा। टिल देन बाय बाय।